पीएचडी छोड़ दिया, मतलब जेआरएफ के पैसे उठाए, यूज़ किया पैसे को और शोध बंद कर दिया। ये तो सरकारी धन का दुरुपयोग हो गया। तो अफ्रीका महाद्वीप में अब कुल मिलाकर के कितने देश हैं जो ब्रिक्स के सदस्य हैं? अगर अब हम बात करते हैं भारत में रिसर्च, इनोवेशन, इस तरीके के इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ था? अभी पिछले बजट में कितना फंड एलोकेट हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कैंसर जैसे बीमारी को समझने में या दुरुस्त करने में कैसे होता है? कम इन, बैठिए। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। थैंक यू। अपना परिचय दीजिए। सन 2014 में मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान से किया। उसके बाद CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप एवं एमटेक के दौरान मैंने इंफ्रारेड सिग्नेचर एनालिसिस पे कार्य किया। तत्पश्चात CSIR सीनियर रिसर्च फेलोशिप एंड PhD के दौरान मैंने ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस पे कार्य किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं थर्मल इमेजिंग का प्रयोग किया। PhD हो गया आपका? नो सर। अच्छा, तो आपने पढ़ाई कब तक की? सर 2019 तक। 19 तक। तो उस वक्त क्या पढ़ रहे थे आप? सर उस टाइम मैं PhD मेन रोल था एंड सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस पे कार्य कर रहा था। तो अभी आपका PhD पूरा नहीं हो पाया है? सर मैंने ड्रॉप कर दिया था। PhD छोड़ दिया? यस। मतलब जेआरएफ के पैसे उठाए? यस सर। यूज़ किया पैसे को? यस, एमटेक के दौरान। और शोध बंद कर दिया। तो ये तो सरकारी धन का दुरुपयोग हो गया। नहीं सर, दुरुपयोग नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उस दौरान जो कार्य किया उसका एडिशन तो मतलब उसकी वैल्यू मैंने दी सरकार को, प्लस मैंने खुद का सेल्फ डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया, कुछ नई चीज़ें। हाँ, मतलब अपना विकास तो आपने किया, लेकिन सरकार से जो पैसे उठाए तो समाज को आपने क्या दिया उसके बदले में? सर उस टाइम तक मैंने जो भी कार्य किया, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस का जितना भी काम किया था या इंफ्रारेड सिग्नेचर एनालिसिस के लिए जो कार्य किया था, उसका मैंने सबमिशन कर दिया था। ओके, तो उसका कोई महत्व है आगे की चिकित्सा में? यस सर। सर वो प्रोजेक्ट नेवी में भी यूज़ होने वाला है। अच्छा, होने वाला है। यस सर। ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया है। यस। तो ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, EMC? यस सर, यमुना एक्सप्रेसवे की साइड में है सर। किस नाम से? सॉरी सर, नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा। अच्छा, EMC 2 बार शुरू हुआ है, EMC 1 और EMC 2। यस सर। ये बताएं कि EMC 1 अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम 1 कब शुरू हुआ था और EMC 2 कब शुरू हुआ? सॉरी सर, नहीं याद आ रहा। अच्छा, आप कैसे परिभाषित करेंगे EMC को? क्या होता है EMC? सर EMC के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, एक क्लस्टर के साथ एक ही मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। अच्छा, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं होती है? सर उसमें सर इंडिया में चिप का मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है, बट जो चिप आती है मतलब फॉरेन से जो चिप ली जाती है, उस मतलब डिवाइसेस के अंतर्गत जितनी भी कंपोनेंट होते हैं सबकी असेंबलिंग होती है एंड फिनिशिंग होती है। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि आपने कैंसर के में इसका उपयोग कैसे होता है इंस्ट्रूमेंटेशन के हिसाब से शोध किया है। तो आपकी अपनी फाइंडिंग इनसाइट्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कैंसर जैसे बीमारी को समझने में या दुरुस्त करने में कैसे होता है? सर मैंने जो कार्य किया वो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस था, थर्मल इमेजिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके था। तो थर्मल इमेजिंग में जो कैमरा यूज़ होता है उसमें थर्मल सेंसर्स होते हैं। वो थर्मल सेंसर्स बॉडी के टेम्परेचर को कैप्चर करते हैं, उसको एक मीन्स सॉरी एक स्यूडो कलर देते हैं, जिससे एक इमेज जनरेट होती है। उस इमेज के आधार पे ये पता लगाया जाता है कि किस पार्ट का टेम्परेचर कितना है, उसको डिकोड करके फर्दर एनालिसिस की जाती है विद दैट इज हेल्दी और ट्यूमरस या कैंसरस। ओके, तो टेम्परेचर वेरिएशन से पता लगता है कि वो कैंसरस है कि नहीं? यस। ठीक है, तो एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एनालिसिस है। या नॉट एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स बट यस, लॉ ऑफ रेडिएशन। चलिए, ठीक है जय। अजय, आप अगर अपना नाम बदलना चाहें तो क्या नाम रखेंगे? सर मैं नहीं बदलना चाहूँगा, मुझे यही है। जरूरत नहीं है? नहीं सर। ठीक है। अंबेडकर नगर का नाम कैसे पड़ा?
सर अंबेडकर नगर का नाम डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में पड़ा 1995 में। तो स्मृति वहाँ से कुछ जुड़ी हुई है? सर सुश्री मायावती जी जो बसपा की लीडर थी उस टाइम पे, उनको मीन्स बसपा की लीडर थी, तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में नाम रख दिया। अच्छा। क्योंकि प्रशासनिक असुविधाएं थी, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट सॉरी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा था, तो इस वजह से उसको डिवाइड कर दिया गया। तो अंबेडकर जी का पूरा नाम पता है आपको? यस सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही नाम है, भीमराव अंबेडकर? यस सर। इस पर कोई अभी चर्चा नहीं हो रही थी कुछ समय पहले नाम को लेकर के? डॉक्टर अंबेडकर की? हाँ, उनके पूरे नाम को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही थी? कोई जानकारी है आपको, ध्यान है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं। कोई बात नहीं। कहाँ जन्म हुआ था उनका? सर महू एक पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे। महू? यस सर। कौन से जिले में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट। इंदौर जिले में है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है पता है आपको? यस सर। ठीक है। तो अगर महात्मा गांधी जी की वजह से नहीं मनाया जा रहा होता आज, और किसी अन्य शख्सियत की वजह से मनाया जा रहा होता, तो वो कौन सी शख्सियत होती? अगर यह तय करना होता कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाना है, तो हम किसके ऊपर मना सकते हैं, किस व्यक्तित्व के ऊपर? डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व पे भी मनाया जा सकता है। ठीक है। आपने अपनी हॉबी के बारे में बताया, शॉर्ट फिल्म्स। यस सर। हाल ही में कोई देखी है? सर एलिफेंट विस्पर्स लास्ट ईयर देखा था, एंड नाइट शिफ्ट मैंने 2 दिन पहले देखा है। अच्छा। तो फिल्मों को देखकर क्या उससे कुछ सीख मिले, ऐसा ज़रूरी है? यस सर, जनरली कुछ ना कुछ सीख मिलती है यदि हम एनालिसिस करके सीखना चाहें तो। तो उससे प्रभाव पड़ता है समाज पर? यस सर। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कुछ ऐसा प्रभाव, कोई घटना अपराध में, जिससे अपराध बढ़ा हो या घटा हो? मतलब कि फिल्मों को देखकर अपराधी प्रभावित हुए हों, ऐसी कोई घटना है उत्तर प्रदेश की? नहीं, चलिए ठीक है, जानकारी नहीं है अभी, कोई बात नहीं। अगर आपको मौका मिले कि आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नहीं, आपकी पसंद के किसी और राज्य के, तो आपको क्या लगता है आपका चुनाव कौन सा राज्य होगा? मध्य प्रदेश। रीजन क्या है उसका? एक तो सर एडजेसेंट राज्य है, दूसरे सिमिलरिटी है लैंग्वेज में, कल्चर भी लगभग सिमिलर ही है। बाकी कोई चुनौती अगर हो आपके सामने, अगर आपके पास टॉपिक हो कि महिलाओं के लिए जहाँ पर बेहतर किया जा सकता है, या बच्चों के लिए, या इसके अलावा कोई और जो रीज़न हो सकते हैं, उस आधार पर कोई राज्य आपको लगता है विशेष? सर बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा। बिहार? यस। दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में वहाँ से कोई समस्या नहीं दिखती? चलिए ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं। G20 में जो हम उसका नाम G20 लेते हैं, क्या हम इसे G21 बोल सकते हैं? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? सर क्योंकि रिसेंट अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया है, तो आने वाले समय में G21 ही बोला जाना चाहिए, शायद बोला भी जाएगा। अच्छा ठीक है। और बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में अभी कितने सदस्य हैं? सर अभी 10 हो गए। 10 हो गए हैं? यस। कौन कौन से हैं? नए 5 बताइए। ईरान, सऊदी अरबिया, UAE, मिस्र एंड इथोपिया। इथोपिया। तो अफ्रीका महाद्वीप में अब कुल मिलाकर के कितने देश हैं जो ब्रिक्स के सदस्य हैं? 3। कौन कौन से हैं? मिस्र, इथोपिया एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब एक योजना के बारे में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। ओके सर। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए क्या योजना चला रही सरकार? सर वहाँ की जो सबसे बड़ी योजना मिशन शक्ति है अभी की डेट में। मिशन शक्ति? यस सर। क्या है वो योजना? जो मैंने सवाल पूछा है आप उसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लग रहा है आपको? यस सर, उसमें इंक्लूड है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। क्या है योजना, बताइए। तो मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनको रोजगार देने एवं उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला भ्रूण हत्या को रोकना भी शामिल है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि गंगा जमुनी तहजीब का क्या मतलब है? तो गंगा जमुनी तहजीब का मतलब है कि गंगा जमुना के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति एवं सभ्यता। तो गंगा और जमुना ही क्यों? क्योंकि ये दोनों मेजर रिवर्स हैं उस क्षेत्र की। किस क्षेत्र की?
तो गंगा जमुनी तहजीब का एक खास क्षेत्र से ही मतलब है, उसके अलावा भारत में उससे इस तहजीब का या इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। गुजरात के लिए हम गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र नहीं कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते हैं, दक्षिण भारत में नहीं कर सकते हैं। सर कर सकते हैं क्योंकि वो सभ्यता संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, तो वो उस टाइप की सभ्यता संस्कृति और क्षेत्रों में हो सकती है। अच्छा, मतलब ये रीज़न नहीं पता कि इन दो नदियों का ही नाम क्यों लिया जाता है, ऐसा कंफर्म नहीं है ना? यस सर। कोई बात नहीं। अब एक और सवाल चलिए बताइए कि अगर आप अधिकारी नहीं होते तो क्या होते? सर मैं एक रिसर्च स्कॉलर होता, PhD स्कॉलर। चलिए ठीक है सर। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं या धर्मपरायण व्यक्ति हैं, तो आप कैसे अपने आप को देखेंगे? सर धार्मिक व्यक्ति। ये धर्मपरायणता से कैसे अलग है? सर मुझे लगता है कि धर्मपरायणता में धर्म को बहुत ही इंटेंस तरीके से फॉलो किया जाता है। सॉरी सर एग्जैक्ट मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, शब्दों के अर्थों को लेकर आप यस अभी ठीक है कंफ्यूज हैं। आपने एकेडमिक ऑफ साइंस एंड इनोवेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, एमटेक किया हुआ है। यस सर। ठीक है, अगर हम इनोवेशन के बारे में बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश होती है वीपो से, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इसमें भारत को एक रैंकिंग दी गई है, वो क्या है? सर 40। यस सर। पहले ये रैंकिंग कितनी थी? लगभग 2014-15 के करीब। सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं आइडिया। और कुल मिला के हमने एक बहुत अच्छा सफ़र तय किया है। 80-81 स्थिति थी, तब हमने 40 पे आ गए हैं। अगर अब हम बात करते हैं भारत में रिसर्च इनोवेशन इस तरीके के इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, तो और इसको बजट के हिसाब से भी देखें तो कितना बजट एलोकेट हुआ था? अभी पिछले बजट में कितना फंड एलोकेट हुआ? सर लगभग 1.5% ऑफ GDP। वो कितना हुआ? लगभग 2000 करोड़ मान के चलें। ओके सर। तो ये टोटल बजट का 1% होगा? सर टोटल, सॉरी सर टोटल कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्लस्टर्स हैं, ये इसकी भारत में क्या स्थिति है? जापान इसमें टॉप करता है, चाइना में कई सारे क्लस्टर्स हैं, भारत में ये जो क्लस्टर्स हैं, आप समझ पा रहे हैं? नहीं सर। नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होती हैं? सर अटल टिंकरिंग लैब में स्टूडेंट्स को उनकी क्षमता के अनुसार साइंस टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की अनुमति दी जाती है एंड परीक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, ये किस तरीके के विद्यार्थी होते हैं, किस स्तर पे होते हैं? सर स्कूल लेवल के। स्कूल लेवल के होते हैं। 6 to 12। ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश जैव ईंधन नीति का अध्ययन किया है 2022? किया है सर, बट अभी ध्यान नहीं, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में आपने कुछ पढ़ा है? यस सर। क्या पढ़ा है सर? जैसे ये अभी तक का टेक अवेज, अगर हम बात करें कोई 5 टेक अवेज उत्तर प्रदेश के बजट से, मुख्य 5 बातें। ओके सर, ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट था और अमृतकाल का प्रथम बजट था, जिसमें पहली बार महिलाओं के नेतृत्व की विकास को लेकर बात की गई। और अच्छा, इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने कहा कि अमृतकाल का प्रथम बजट, तो ये अमृतकाल का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? सर अमृतकाल का अर्थ है कि भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो गए। 75 से लेकर 100 ईयर को अमृतकाल का। अमृतकाल में अमृत जैसा क्या है? ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर है या इसके कुछ निहितार्थ भी हैं? क्योंकि बजट पहले भी पेश हुए होंगे, योजनाएं पहले भी बनी होंगी। सर इसका निहितार्थ ये है कि हमें आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते ये समावेशी विकास क्या है, ये बताएं। समावेशी विकास में सर जो समाज के समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल। यदि मैं आपसे कहूं कि समाज के वंचित वर्गों की एक सूची तैयार करें, तो आपके ध्यान में कौन कौन से वर्ग आएंगे? सर इसमें समग्र रूप से महिलाएं आएंगी जो सभी वर्गों की हैं, SC ST, दिव्यांगजन एंड पिछड़ा वर्ग भी शामिल होगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स भी शामिल होंगे। ट्रांसजेंडर? यस सर। ट्रांसजेंडर की एक एब्रीविएशन है, उसे क्या कहते हैं? LGBTQ। इसको एक्सपैंड कर पाएंगे आप? यस सर। बताएं। सर L मीन्स लेस्बियन, G मीन्स गे, T मीन्स ट्रांसजेंडर्स, B मीन्स बाइसेक्सुअल। ठीक है, आगे T फॉर ट्रांसजेंडर्स।
LGBT Q क्वीर या समथिंग आई, एग्जैक्टली। उसके बाद आई, सॉरी सर, इतना ही याद है। उसके बाद प्लस है। अभी तो आप रुक गए, चलिए कोई बात नहीं। अजय, आप अम्बेडकर नगर जिले से या जनपद से हैं, ये बताएं ये किस मंडल में आता है? सर अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में और कितने जिले हैं? सर 8 जिले हैं। जो सबके नाम आपको ध्यान है? ट्राई कर सकते। करे। सर अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। सॉरी सर। ठीक है, ये बताएं कि आपके ज़िले से ऐसे कितने व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं जिन्होंने पूरे भारत में अपनी ख्याति स्थापित की और विश्व के लोग भी आज जानते हैं उनको? तो इसमें सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं। ठीक है, और कोई? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? सर अकबरपुर में हुआ था, जो अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर है अभी। अच्छा, कब हुआ था? सर 1985 आई थिंक। 1985? यस सर। 1985 तो अभी 40 साल पहले था। ओ सॉरी सर, 1885। 1885। यस सर। तो नेहरू जी से उम्र में ज़्यादा बड़े हो गए कि छोटे हो गए? सर छोटे। तो नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? सॉरी सर याद नहीं। उनका 1889 में हुआ था। बहरहाल 1910 में हुआ था। ये बताएं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्यक्रम लागू कर रही है? सर पर्यटन नीति चलाई गई उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कब आई पर्यटन नीति? 2022 में। ठीक है, क्या खास बात है उसके अंदर? सर उस पर्यटन नीति के तहत 22 नए जो गतिविधियां थी उनको पर्यटन का दर्जा दिया गया, साथ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। कुछ गतिविधियों का नाम बताएं जिसको पर्यटन का दर्जा दिया गया। सर जैसे होटल उद्योग को पर्यटन का दर्जा नहीं दिया गया था, इको टूरिज्म हो गया, विलेज टूरिज्म हो गया, इन सबको पर्यटन का दर्जा दिया। तो ग्रामीण पर्यटन के लिए कोई खास अलग से कार्यक्रम है? सर ग्रामीण पर्यटन इसी में इंक्लूड है। पॉलिसी में है लेकिन कोई कार्यक्रम भी है? सॉरी सर रिकॉल नहीं। अच्छा, धार्मिक पर्यटन को भी काफ़ी तरजीह दी जा रही है, वरीयता दी जा रही है। यस सर। धार्मिक पर्यटन के लिए कौन कौन से सर्किट प्रोग्राम्स चल रहे हैं? सर रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्ण सर्किट, महाभारत सर्किट एंड जैन सर्किट। कृष्ण सर्किट के प्रमुख केंद्र बताएं कौन कौन से हैं? सर मथुरा, वृंदावन, तो अभी 2 ही याद है। 2 ही ध्यान है। ठीक है, कोई बात नहीं अजय, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक्स। मैं कमी आइए अजय, बैठिए। ठीक लग रहा है अजय, बहुत कुछ सही है, प्रशासनिक पद के लिए उपयुक्त लग रहा है आपका व्यक्तित्व। लेकिन आज आप आए हैं सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि आपकी स्थिति ठीक है, ये भी जानने के लिए कि उसमें बेहतरी कैसे लाई जाए, सुधार क्या किया जाए। दोनों। तो आप पहले अपना खुद मूल्यांकन करके बताइए कि आपको आज के परफॉर्मेंस के आधार पर क्या लगा कि कहाँ कहाँ थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है जिसमें सुधार की गुंजाइश है? सर एक तो जैसे नॉलेज पार्ट की कुछ, जैसे सर ने LGBTQ वाले में लास्ट में नहीं बता पाया मैं, या यूपी का कुछ स्पेशल योजना है, ये 2 पार्ट वीक लगा था मुझे। ठीक है, और व्यक्तित्व के कोई आयाम जिसमें लगता है कि थोड़ा सा उसमें भी सुधार हो? आई थिंक कॉन्फिडेंस, जो एक्सप्लेनेशन के टाइम थोड़ी सी हिचकिचाहट लग रही थी। हाँ, वो आपके फ्लो को थोड़ा सा तोड़ रही है, रोक रही है। तो आपने लगभग सही समझा है। देखिए आपकी एंट्री सही है, और शुरू में आपने जो परिचय दिया, एंट्री ठीक है, बैठने की भंगिमा थोड़ी सी पीछे सरक के बैठिए, थोड़ा सा सहज होके बैठें, पीठ टिका लें पीछे, वहाँ भी बैठिएगा तो पीठ टिका के बैठिएगा, 15 मिनट की बात है। बाकी ड्रेस खूब फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है, और बैठने की भंगिमा ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक है, बॉडी स्टेबल है, वो सब अच्छा चीज़ है। लिसनिंग पोस्चर ठीक है, लग रहा है कि आप सिंसियरली बात को सुन रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। शुरू में पता नहीं परिचय में आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे, ऐसी इतनी तेज़ गति से बोल रहे थे, कई चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही थी। तो वहाँ ये ध्यान रखिएगा कि वो सब वरिष्ठ लोग हैं, उनको थोड़ा सा स्लो स्पीड में, रिलेटिव जिस गति से आप बोल रहे हैं उससे थोड़ा सा धीमे करके। सर एक क्वेश्चन। हाँ। सर स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा थी, बाद में फ्लो बाद में कम हो गई। कम हो गया। हाँ। ओके। तो शुरू में लगता है कि आप में एंजाइटी रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से बोल के निपट लें, ख़त्म करें। तो थोड़ा सहज रहना है, सौम्य बने रहना है, विनम्र बने रहना है,
मुखर रहना है, मुखरता में कोई कमी नहीं रखनी है, ओके सर। लेकिन सहज होते हुए गति को थोड़ा सा सामान्य बना के पेश करना है। और वो ठीक है, आपने अध्ययन किया है और उसमें एक दो सवालों के माध्यम से जो जानने की कोशिश की गई कि अपनी ईमानदारी से अपना काम पढ़ाई लिखाई का किया है। हो सकता है वहाँ उस विषय पे और गहराई में 2-3-4 सवाल और पूछ बैठे वो अपना तैयार रखिएगा। आशा है आपने काम किया है तो बताने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर वगैरह के बारे में जानकारी ले लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है और आजकल काफ़ी तेज़ी से ये उद्योग विकसित किया जा रहा है और हमें हाल फिलहाल में कुछ बड़ी सफलता भी मिली है। चाइना में सक्रिय बहुत सारी कंपनियों ने अपना कारखाना भारत में शिफ्ट किया है। एप्पल के कारखाने आ गए हैं, सैमसंग के कारखाने आ गए हैं, फॉक्सकॉन आ रहा है। इस तरह के कुछ नाम जो आम फहम में सबको अंदाज़ा पता लग रहा है वो आपको भी पता होना चाहिए। ओके सर। भारत में वो किन किन कंपनियों से कोलैबोरेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत की कौन सी कंपनी है, कौन से PSU है, कुछ PSU का नाम पता है? इलेक्ट्रॉनिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाँ, BEL ही एक है, तो और भी कुछ नाम, तो ये सब थोड़ा सा आप अपडेट कर सकते हैं। ओके सर। और आपने वो ठीक कहा कि आपकी बोलने में कहीं कहीं हिचक जो थी, ऐसा लग रहा था कि आप अनावश्यक तौर पर डिफेंसिव हो रहे हैं, डर रहे हैं। तो ऐसा भाव नहीं जाना चाहिए कि आप डर रहे हैं। मतलब या तो आप सवाल का जवाब जानते हैं तो एक नियत समय में उसको डिलीवर करना है। ओके सर। और अगर नहीं जानते हैं तो बोल देना है कि सर इसको पढ़ना पड़ेगा मुझे। ओके सर। उसमें कोई अपराध बोल वाली बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़ना पड़ता है। ओके सर। आप पारदर्शी बनाए रखें। आप यूँ समझिए कि कल को आप जब प्रशासक बनेंगे, आपको कोई जवाबदेही दी जाएगी, आपके पास मान लीजिए फाइल भेजी गई, आप फाइल लेके बैठ भी गए, उसको आप काम भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका बैकग्राउंड वर्क नहीं है और दूसरे को नहीं देने दिया। अगर आप शुरू में ही कह देते कि सर ये फाइल मैं सहज नहीं हूँ, मेरे को दूसरा काम दे दिया जाए, तो कार्य का जो बंटवारा किया जाता है अधिकारियों के बीच, उसमें अगर सभी अधिकारी अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस समझते रहें तो कार्य का ऑप्टिमम एलोकेशन हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो उस लिहाज से माना जाता है कि थोड़ा सा आप में साफ गोई होना चाहिए कि जो चीज़ आप जानते हैं वो बोले कि हम जानते हैं और उसका उत्तर दीजिए। नहीं जानते हैं तो भी बोलते बता दीजिए कि सर इसको पढ़ना पड़ेगा। ओके सर। बाकी सवालों के जवाब से अंदाज़ा लग जाता है ना कि ये आदमी जब इस विषय को पढ़ेगा तो समझ जाएगा। इसलिए इस बात पर इंटरव्यू बोर्ड बुरा नहीं मानता कि आपने ना कह दिया। ओके सर। वो ना कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आपने फिलहाल पढ़ा नहीं है या फिलहाल भूल गए। पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जो जवाब दे रहे हैं उसमें गहराई होनी चाहिए, तर्कसंगत अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और आपने सही समझा है कि यूपी के बारे में थोड़ी सी तथ्यगत जानकारी बढ़ा लेनी चाहिए आपको जहाँ तक संभव हो। ओके सर। क्योंकि उसमें तथ्यों के तो अनंत मात्रा है, लेकिन जो लीडिंग फैक्ट्स हैं, जैसे यूपी की सरकार अपने विज्ञापनों में जो बातें उभार कर पेश कर रही है कि स्मार्ट सिटीज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 10 हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत भी 7 स्मार्ट सिटी हैं। अब कई बार स्मार्ट सिटी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वाला तो आदमी बता देता है, लेकिन राज्य प्रायोजित भी एक अभियान चल रहा है, उसमें भी 7 शहर शामिल किए गए हैं। तो कुल मिला के 17 शहर हो गए यस सर। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत। तो अगर पूछा जाए तो कहिए कि सर 17 शहर हैं, 10 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत है और 7 राज्य प्रायोजित है। ठीक है, उस तरह से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है, एस्पिरेशनल म्यूनिसिपल बॉडीज़ है, एस्पिरेशनल म्यूनिसिपल प्रोफेशनल्स का भी इंतजाम किया गया है। ओके। तो इस तरह की जो चीज़ें जिसके बारे में सब जानते हैं, क्योंकि सार्वजनिक अखबारों में आ रहा है तो सब लोग पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ आपके प्रतिस्पर्धी सहजता से जानते हैं वो आपको भी जानना चाहिए। तो उसमें थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए। बाकी अच्छा है, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका रिच है, बीटेक आपने किया, एमटेक किया है और जेआरएफ क्लियर किया, तो ये साबित करता है कि आप अपने विषय में निष्णात व्यक्ति हैं और ये आपके एटीट्यूड को व्यक्त करता है कि जो काम आप हाथ में लेते हैं उसको गंभीरता से करते हैं और उसको बारीकी तक पकड़ते हैं। थैंक यू। तो इस आधार पर आपको कोई नया काम दिया जा सकता है कि हाँ भाई ये आदमी सिंसियरली काम करने के आदी हैं, ओके। तो वो अच्छी चीज़ है। थोड़ा बहुत ये जो 2-3 बिंदु मैंने बताए हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिए, आशा है आपके काफ़ी अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Dear viewers,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।